students, how are you? I hope you all are fine. Students, आज हम लेसन 7 चेंजिंग ट्रेंड्स इन ऑक्यूपेशन डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हम जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं जिनसे हम पैसा कमाते हैं, अर्न करते हैं, अपनी लिविंग्स को अर्न करते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि पहले टाइम में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में वो कैसे ऑक्यूपेशंस से पैसा अर्न करते थे, अब पेरेंट्स के टाइम में किस प्रकार के ऑक्यूपेशंस हैं, एंड इन फ्यूचर जनरेशन जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है किस प्रकार के ऑक्यूपेशंस होंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू योर बुक एंड कम विद मी। Okay students, let's start our lesson number 7, changing trends in occupations. Changing mean to say बदलाव and occupations काम, किसी भी प्रकार का काम, कामों में आने वाले बदलाव या फिर व्यवसाय में होने वाले चेंजेस, उसके बारे में आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। There is a story related to this chapter. Listen it very carefully students. In Behrampur village in the state of Odisha, most people are involved in cultivation of crops or animal husbandry. Students, you all have to underline the difficult words. In Behrampur village, ओडिशा स्टेट, हमारे जो स्टेट्स हैं उनमें जो ओडिशा स्टेट है वहाँ एक छोटा सा गांव है बहरामपुर। मोस्ट पीपल आर इन्वॉल्व इन कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, ज़्यादातर लोग वहाँ पर क्या काम करते हैं? फसलें उगाते हैं। कल्टिवेशन मतलब उगाना किसी चीज़ को, क्रॉप्स को उगाना, फसलों को उगाना, और एनिमल हस्बेंड्री और पशुओं को पालते हैं। मैनी विलेजर्स आर इन्वॉल्व इन नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस लाइक द ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, पॉटर, वीवर एट्सेट्रा। और बहुत सारे, और जो लोग कल्टीवेशन नहीं करते हैं यानी खेती बाड़ी नहीं करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस यानी कि गैर कृषि व्यवसाय। एग्रीकल्चर मीन टू से व्यवसाय, कृषि, और ऑक्यूपेशंस व्यवसाय, यानी जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए काम नहीं होते हैं, उनके अलग हटकर काम होते हैं, वो काम करते हैं। जैसे कि ब्लैक स्मिथ, बर्तन बनाना, लोहे के औजार बनाना, हथियार बनाना। कारपेंटर से लकड़ी के बेंच, टेबल, चेयर बनाना। पॉटर, कुम्हार यानी बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाना। वीवर यानी जुलाहे, जो कि बुनाई का काम करते हैं, जैसे दरिया, कंबल वगैरह बनाना। इसी तरह से वो कृषि से हटकर दूसरे काम्स में इन्वॉल्व होते हैं। सम पीपल मेक ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट्स लाइक पपेट्स, बास्केट्स, मैट। सो स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से बहरामपुर में गांव के लोग क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं और नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस करते हैं, उसी तरह से सेम एज इट इज़ इंडियन विलेजेस में भी ऐसा ही होता है। इंडियन जो विलेजर्स हैं वो भी काम करते हैं अलग अलग तरह के, यानी हर एक इंसान को अगर धरती पर जीना है, अपनी ज़रूरतों को पूरी करना है, तो उसे काम तो करना पड़ेगा। जैसे अब आप देखिए, आप लोगों का क्या काम है? आप लोगों का काम पढ़ाई करने का है, आप लोगों को पढ़ना लिखना है। आपके पेरेंट्स का काम क्या है? आपकी जो ज़रूरतें हैं, पढ़ने लिखने का सामान, खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, रहने की जगह, ये सब ज़रूरत उनका काम है। तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक अलग काम होता है। तो उसी तरह से अब हम आगे डिस्कस करते हैं ऑक्यूपेशंस ऑफ विलेजर्स, कि गांव में और लोग किस किस तरह से काम करते हैं। सिमिलर कंडीशंस एग्जिस्टेड इन मोस्ट इंडियन विलेजेस। जो कंडीशंस बहरामपुर विलेज में थी वैसे ही भारत के दूसरे गांवों में भी वैसी ही कंडीशन होती है। अ मेजर पोर्शन ऑफ द विलेज पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है गांवों की, वो किस पर डिपेंड करती है? या तो खेती बाड़ी पर, एग्रीकल्चर पर, या फिर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, या फिर उससे हटकर जो काम होते हैं वो, जैसे आपने अभी ऊपर पढ़ा हैंडीक्राफ्ट, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, पॉटर, इस तरह के काम। बट इन रिसेंट टाइम्स द कंडीशन हैज़ चेंज। पर आज हम देखते हैं कि पूरी तरह से जो परिस्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं। इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मैनी फार्मर्स टू मेक अ लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर ड्यू टू डिवीज़न ऑफ लैंड अमंग फैमिली मेम्बर्स, लो प्रोडक्टिविटी एंड लो अर्निंग।
अब क्या हो गया, अब पहले हम सब लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो जो काम घर के बड़े लोग करते थे वही छोटे करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब घरों में सब लोग अलग अलग रहने लगे हैं। चाचा का घर अलग होता है तो ताऊ जी का अलग होता है। इस प्रकार से जब परिवार बट गए तो उनमें जो ज़मीनें थी, जो खेती बाड़ी की ज़मीन थी जिस पर पहले इकट्ठे करते थे, वो भी जब ज़मीन बट गई तो उससे क्या हुआ, इनकम जो है वो लो प्रोडक्टिविटी, एक तो फसल कम होने लगी, फसल कम होती है तो उससे अर्निंग भी यानी पैसे भी कम मिलते हैं। तो इस तरीके से अब और ज़्यादा समस्या खड़ी हो गई। तो वेरी डिफ़िकल्ट हो गया, बहुत सारे फार्मर्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया टू खाली एग्रीकल्चर से, केवल एग्रीकल्चर से अपनी आजीविका कमाना, यानी अब पैसे कमाना। ड्यू टू डिवीज़न ऑफ, उसका रीज़न मैंने अभी आपको बताया कि फैमिली मेम्बर जो हैं पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे और अब अलग अलग रहते हैं। The occupations for earning from non-agricultural activities have also decreased. Same as it is, एग्रीकल्चर के साथ जैसे है वैसे ही नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में भी है कि उसी तरीके से वहाँ पर भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं काम करने के, जो अवसर हैं वो कम हो गए हैं, डिक्रीज यानी कम हो गए हैं। और जिसका अब काम कम हो गया है, लोग पैसा कम कमा पा रहे हैं, जिसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, अब लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने लगे, यानी माइग्रेशन होने लगा। नेक्स्ट टॉपिक, माइग्रेशन ऑफ फार्मर्स टू सिटीज़ एंड टाउन्स। अब जो गांव में रहने वाले लोग थे, अब उन्होंने देखा कि गांव में तो ज़मीन, खेती बाड़ी करने के लिए ज़मीन भी कम है, इतना पैसा भी नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, सिटीज़ में यानी शहरों की तरफ जाना शुरू कर दिया कि शहर में अलग अलग तरह के काम करेंगे, फैक्ट्रीज़ में काम करेंगे, जिससे उनकी इनकम बन जाएगी। एज द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज डिक्रीज्ड, जिस प्रकार से गाँव में रोज़गार के अवसर, एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार, काम, अपॉर्चुनिटीज़ अवसर, मौके कम हो गए रूरल एरियाज़ में, इनटू से जो हमारे विलेजेस हैं उनको हम रूरल एरियाज़, ग्रामीण क्षेत्र बोलते हैं, कम हो गए हैं। मैनी विलेजर्स स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स सिटीज़ एंड टाउन्स इन सर्च ऑफ अदर ऑक्यूपेशंस। इस तरह से गांव के लोगों ने शहरों की तरफ जाना शुरू कर दिया ताकि वहाँ पर कोई दूसरा काम ढूंढ सकें। मोस्ट ऑफ देम लैक्ड द स्किल एंड ट्रेनिंग फॉर टेकिंग अप जॉब्स इन फैक्ट्रीज, ऑफिसेज एट्सेट्रा। अब जो लोग गांव में पढ़े लिखे होते थे या जिनको अच्छा काम आता था, स्किल मतलब कोई स्किल आती थी, कोई बेटर अच्छा काम सीखा हुआ था, ट्रेनिंग ली हुई थी, उन्हें तो जॉब्स मिल जाती थी फैक्ट्रीज़ में और ऑफिसेज में। पर जिनको ना स्किल आती थी, ना उनके पास कोई ट्रेनिंग थी, ना वो एजुकेटेड थे, अब उनकी क्या प्रॉब्लम हुई, उन लोगों ने के लिए मुश्किल हो गया, ना उन्हें फैक्ट्रीज़ में काम मिलता था ना ही ऑफिसेज में। हैंस दे हैड टू वर्क एज लेबर ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स, इसलिए उन्हें मजदूरी का काम करना पड़ा, क्योंकि ना तो मजदूरी के काम के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ना ही एजुकेशन की, ना ही किसी स्किल की। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर वो लोग लेबर, मजदूरों का काम करने लगे। कंस्ट्रक्शन साइट्स में से जहाँ बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, या फिर वो ढाबाज में काम करने लगे, या फिर रिक्शा पुलर्स, रिक्शा चलाने का काम करने लगे। सैडली सम ऑफ देम इवन हैड टू रिसोर्ट टू बेगिंग, और बड़े दुख की बात है कि इसमें बहुत सारे लोग जो थे वो ऐसे थे जिन्हें कोई काम नहीं मिला और वो भीख मांगने पर, यानी बैगिंग मिंटू से भीख मांगने पर मजबूर हो गए। नेक्स्ट, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल, यानी एग्रीकल्चर में किस प्रकार से डेवलपमेंट हुई, तरक्की हुई। द यूज़ ऑफ मशीन्स इन एग्रीकल्चर ब्रॉट अ ग्रेट चेंज इन ऑक्यूपेशंस। जैसे जैसे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, हमारे खेती बाड़ी करने के तरीक़ों में बदलाव आया, तो मशीनों का यूज़ हम ज़्यादा करने लगे। पहले घर के मेंबर ज़्यादा होते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो किसी ने फसल बो दी तो किसी ने काट दी, इस तरीके से वो सभी एक दूसरे के साथ काम करते थे। लेकिन जब फैमिली मेंबर्स अलग अलग रहने लगे तो मेंबर्स कम हो गई खेती बाड़ी के लिए, फिर मशीनें आई, यानी लोग अब मशीनों से काम करने लगे। सिंगल मशीन रिप्लेस द लेबर फॉर मैनी वर्कर्स, एक सिंगल मशीन ने ही बहुत सारे जो मजदूर खेतों में काम करते हैं ना, उनके जगह ले ली, यानी काफ़ी सारे मजदूरों को की जगह एक सिंगल मशीन, एक अकेली मशीन काम कर देती थी। मैनी फार्म लेबरर्स लॉस्ट देयर सोर्स ऑफ इनकम, इस तरीके से जो जिसकी ज़मीन होती थी, जो खेती बाड़ी करता था, वो वहाँ से लेबर हटा करके मशीन को रखने लगा, मशीन से काम करने लगा, जिससे बहुत सारे जो खेत में काम करने वाले लेबरर्स थी, मजदूर थी, उनके सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो गया। हाउएवर मशीन्स एंड इलेक्ट्रिसिटी इन विलेजेस ऑल्सो क्रिएटेड सम न्यू ऑक्यूपेशंस। लेकिन अगर हम इसके दूसरी साइड देखें, दूसरा इफेक्ट, तो जब मशीन्स आई तो डेवलपमेंट भी तो हुई ना उससे, और मशीनों ने और इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से जो काम होने लगे गांव में, उसने नए व्यवसाय भी खोल दिए, यानी दूसरे लोगों के लिए रोज़गार के ऑप्शन खोल दिए, जैसे कि ट्यूबवेल डिगर्स, ट्यूबवेल बनाना,
ट्रैक्टर ड्राइवर्स, ट्रैक्टर चलाना। अब मशीनें चलाने के लिए और मशीनें बनाने के लिए भी तो लेबर चाहिए। सारे जो ऑक्यूपेशन हैं वो सभी ऑक्यूपेशंस अब इसमें कन्वर्ट होने लगे, चेंज होने लगे, जैसे ट्यूबवेल डिगर्स, ट्रैक्टर ड्राइवर, सेल्समैन, मैकेनिक्स एट्सेट्रा। इस तरीके से जो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है उसने लेबरर वर्क से लोगों को जो ऑप्शंस थे उनके ऑक्यूपेशंस के वो कम करके जो सेकंड ऑप्शंस हुए मशीन्स और इलेक्ट्रिसिटी बनाना, मशीनें बनाना, उनको चलाना, उसमें कन्वर्ट हो गए। इस तरह हमारे मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ने भी जो ऑक्यूपेशंस थे उसमें चेंज लेकर के आए। डू यू नो ग्रीन रिवॉल्यूशन इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विद द यूज़ ऑफ मशीन्स, गुड क्वालिटी सीड्स, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स, आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है? ग्रीन मतलब हरा, यानी ग्रीन कलर जो आप देखते हो। रिवॉल्यूशन मीन से क्रांति, यानी हरित क्रांति। हरित क्रांति होती है जब हमारी एग्रीकल्चर ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, हमारे यहाँ फसलें, बहुत तरह की फसलें और बहुत अच्छी फसल होने लगी, तब हमने उसको नाम दिया ग्रीन रिवॉल्यूशन। उससे क्या हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ गया। जो खेती बाड़ी से प्रोडक्शन होती थी, फसलें होती थी, वो बढ़ गई। और बढ़ी कैसे, किसके यूज़ से? मशीन से, मशीनों का यूज़ करने लगे थे अब हम। गुड क्वालिटी सीड्स, यानी बीजों की अच्छी क्वालिटी यूज़ करने लगे थे। अच्छे फर्टिलाइजर्स, खाद वगैरह का इस्तेमाल हम सही से करने लगे थे। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, यानी हरित क्रांति आई। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ यू आर फेमिलियर विद द वर्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन फ्लड, यानी वाइट रिवॉल्यूशन। अब देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन तो हो गया कृषि, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अब वाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? यस राइट, इट इज़ रिलेटेड विद द मिल्क। ये दूध से रिलेटेड है। कैसे? इन अर्लियर टाइम्स द फार्मर एंड हिज फैमिली लुक्ड आफ्टर द मिल्क गिविंग एनिमल्स ऑन देयर फार्म। पहले टाइम में क्या होता था, जब किसान खेती बाड़ी घर के मेंबर ही मिलके करते थे, तब वो क्या करते थे, एनिमल्स, बैलों से, ऊँटों से, कैमल से, बुलो कार्ट, ये सब चीज़ें यूज़ करते थे अपनी खेती बाड़ी में। तो वो गाय, भैंसें, बकरी, ये सब चीज़ें भी पालते थे। तो उस टाइम द क्वालिटी ऑफ एनिमल्स एंड देयर फीड वर नॉट वेरी गुड। जो जानवर वो पालते थे और उनको जो खाना देते थे उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती थी, और उसकी वजह से वो दूध भी कम देते थे। एज अ रिज़ल्ट, उसके परिणाम स्वरूप द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क वाज स्लो। दूध की जो प्रोडक्शन होती थी वो इतनी नहीं होती थी। मोर ओवर, पुअर सप्लाई सिस्टम क्रिएटेड अ स्कार्सिटी ऑफ मिल्क इन बोथ द रूरल एंड अर्बन एरियाज। जिसकी वजह से जो दूध की सप्लाई होती है उसमें स्कार्सिटी मीन से कमी होने लगी, गांव में भी और शहरों में भी। अब डॉक्टर वर्गिस कुरेन, एक डॉक्टर थे वर्गिस कुरेन, वॉज द फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड। इसके दो नाम हैं, हम वाइट रिवॉल्यूशन यानी दुग्ध क्रांति के हम दो नाम हैं, ऑपरेशन फ्लड एंड वाइट रिवॉल्यूशन। इसको कौन लेकर के आया? डॉक्टर वर्गिस कुरेन। इनकी वजह से, इनके आइडियाज़ की वजह से वाइट रिवॉल्यूशन हमारे भारत में आया। इन डेयरी फार्मिंग एट आनंद इन गुजरात, और उनका वो कहाँ पे काम करते हैं? गुजरात में एक आनंद नाम से डेयरी फार्मिंग है, वहाँ पर। इट वॉज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन, ये पूरी तरह से मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। उसकी प्रोसेसिंग से, कि उसको हमने कैसे प्रोसेस करना है, मार्केटिंग कैसे बेचना है, एक्सपोर्ट कैसे आयात करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाय प्रोडक्ट ऑफ मिल्क लाइक, और उसके साथ साथ ही दूध ही नहीं, दूध से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे बटर, चीज़, घी, स्किम्ड मिल्क पाउडर, बेबी फूड, आइसक्रीम, कंडेंस्ड मिल्क, योगर्ट, कार्ड एंड लस्सी, यानी दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, इन सब की कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे उनकी प्रोसेसिंग करनी है, कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाना है, एक्सपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें जो हैं उसका सबका आइडिया डॉक्टर वर्गिस कुरेन ने दिया था सबसे पहले, कि ताकि हमारे देश में भी वाइट रिवॉल्यूशन आए, रूरल और अर्बन दोनों एरियाज़ में दूध की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। द cooperatives worked so efficiently that soon India, a milk deficient country, became the largest producer of milk in the world। और इस जो कोऑपरेटिव काम था, यानी एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे, अकेले नहीं किया उन्होंने अपनी एक टीम बनाई। वर्गिस कुरेन ने, ये रहे देखो डॉक्टर वर्गिस कुरेन, यहाँ आपके पास पिक्चर भी है, वर्गिस कुरेन द फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन और फ्लड, ऑपरेशन फ्लड। इन्होंने अपनी एक टीम बनाई, यानी उसको कोऑपरेशन से काम किया, कोऑपरेटिव।
वर्कड सो एफिशिएंटली, और उस टीम ने इतने अच्छे तरीके से काम किया कि जल्दी ही भारत, जहाँ पर दूध की कमी होती थी, दूध का सबसे पूरे देश में दूध का एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया। यानी कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा हमारे देश में होने लगी, यानी जो कमी थी वो ख़त्म हो गई। डॉक्टर कुरेन, अब डॉक्टर कुरेन ने इतना बड़ा काम कैसे किया? डॉक्टर कुरेन क्रिएटेड अ नेशनल मिल्क ग्रिड that linked all milk producers with consumers in over 700 towns and cities. डॉक्टर कुरेन ने सबसे पहले एक ग्रिड बनाया, जैसे कि ग्रिड को हम कहते हैं जाल, एक दूसरे के साथ लोगों को जोड़ा, उसका क्या नाम दिया गया? नेशनल मिल्क ग्रिड। दैट लिंक्ड ऑल मिल्क प्रोड्यूसर्स, और उसमें इन्होंने किन लोगों को जोड़ा? जितने भी देश में मिल्क प्रोड्यूसर से, यानी कि जो एनिमल रियरिंग करते थे, एनिमल पालते थे, जानवर पालते थे, गायें भैंसे, उन सबको इस ग्रिड में शामिल किया। विद कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स भी, यानी जो दूध का ज़्यादा यूज़ करते थे वो लोग भी, जिसमें उन्होंने सबसे पहले 700 टाउन्स और सिटी, 700 शहरों और गाँव के लोगों को जोड़ लिया आपस में। डॉक्टर कुरेन ने सबसे पहले एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, और उस सोसाइटी में किन मेंबर्स को, उस सोसाइटी को नाम दिया नेशनल मिल्क ग्रिड, जिसमें उन्होंने उन लोगों को शामिल किया जो दूध को यूज़ करने वाले थे, यानी कंज्यूमर थे, और दूध जिनके यहाँ जानवर थे और जो यहाँ से दूध प्रोड्यूस होता था, प्रोड्यूसर से, मिल्क प्रोड्यूसर से, उनको। और उसमें कितने लोग शामिल थे? 700 शहर और गांव। इट रिड्यूस्ड सीजनल एंड रीजनल प्राइस वेरिएशंस। इसकी वजह से क्या हुआ? जो प्राइस वेरिएशन थे, कहीं पर दूध बहुत ज़्यादा तो कहीं पर कम, वो कम हो गए। द कोऑपरेटिव वर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन एंड सप्लाई ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। अब जो कोऑपरेटिव, ये 700 टाउन्स और सिटीज़ के लोग थे, बहुत सारे लोग थे ये, इन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप लोगों ने दूध को इकट्ठा करना है और फिर उसको सप्लाई करना है, और मिल्क, दूध को भी और दूध से चीज़ें बनानी है और उसको भी सप्लाई करना है। क्लियर? द सक्सेस ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन्वॉल्व मैनी प्रोफेशनल्स। अब इस सक्सेस में अकेले डॉक्टर कुरेन का हाथ नहीं था, वर्गीस कुरेन का, उनका आइडिया था और उनके फर्स्ट स्टेप एफर्ट्स थे। उसके अंदर और कौन कौन शामिल था? बहुत सारे प्रोफेशनल्स, क्योंकि बिना प्रोफेशनल होता है कि जो अपने काम में बहुत माहिर होते हैं, अच्छे होते हैं। प्रोफेशनल जैसे वेटरिनेरियंस, यानी जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं। साइंटिस्ट, जैसे कि साइंटिस्ट, वैज्ञानिक हमारे, जो अलग अलग सर्च करते हैं, क्वालिटी ऑफ सीड्स पर वर्क करते हैं, क्वालिटी ऑफ एनिमल्स पर वर्क करते हैं, फर्टिलाइज़र्स अच्छे होने चाहिए, वो सर्च करते हैं, अच्छे अच्छे बीज हमें प्रोवाइड करवाते हैं। डेयरी फार्मिंग मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स, यानी अब इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, इतना सारा दूध आता है, तो वो मैनुअली तो हैंडल नहीं हो सकता, इंसान उसको हैंडल नहीं कर सकते, तो मशीन मैन्युफैक्चरर, जो मशीनें बनाते थे वो। डेयरी कोऑपरेटिव कंसल्टेंट, जो वहाँ के सलाहकार थे, डेयरी कोऑपरेटिव जो वर्गीस कुरेन ने बनाई थी, उनके जो कंसल्टेंट थे, यानी सलाह देने वाले उनको। इट ऑल्सो इन्वॉल्व द सर्विस ऑफ मैनी नॉन प्रोफेशनल्स। ये तो प्रोफेशनल्स हो गए, यानी प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस, और कुछ नॉन प्रोफेशनल लोग भी इसमें शामिल थे, यानी कि जो इतना उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, जैसे डेयरी फार्मर्स, ट्रक ड्राइवर, रिकॉर्ड कीपर, इस तरह बहुत सारे लोग। यानी ये जो काम था वाइट रिवॉल्यूशन का, ये छोटे लेवल का काम नहीं था, लेकिन डॉक्टर वर्गीस कुरेन के एफर्ट से इसने पूरे देश में दुग्ध क्रांति ला दी। मिल्क प्रोडक्शन, जिसको हम कहते हैं कि ऑपरेशन फ्लड और वाइट रिवॉल्यूशन की पहल की। नेक्स्ट, द वाइट रिवॉल्यूशन, डू यू नो द वाइट रिवॉल्यूशन इज़ द अचीवमेंट ऑफ कैरा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है कैरा, मिल्क प्रोड्यूसर्स एंड कोऑपरेटिव यूनियन विच ओन्स एंड ऑपरेट द अमूल। अब वाइट रिवॉल्यूशन ने के कारण अमूल का देखो, आप बटर भी यूज़ करते हो, मिल्क, कर्ड, लस्सी, सभी चीज़ें आप यूज़ करते हो, तो उसकी वजह से कैरा डिस्ट्रिक्ट, देखिए ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? वाइट रिवॉल्यूशन इज़ द अचीवमेंट ऑफ कैरा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स, यानी जो वाइट रिवॉल्यूशन थी वो किसका परिणाम था? कैरा डिस्ट्रिक्ट, यानी गुजरात में, क्योंकि डॉक्टर वर्गीस कुरेन गुजरात के थे। कैरा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स एंड कोऑपरेटिव यूनियंस का, जिन्होंने अपने आप एक कॉन्सिडरी मीनिंग प्राइसलेस, अमूल का मीनिंग क्या होता है? डेयरी प्रोड्यूस की बनाया, जिसको अमूल एक कंपनी बनाई। अमूल का मीनिंग होता है मीनिंग प्राइसलेस, यानी इसकी कोई कीमत नहीं है। क्लियर? अमूल मीन टू से प्राइसलेस। Okay students, so this is your part 1 of lesson number 7. In our next video we will do the lesson number part number 2 of this lesson.
Okay.